हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी पीवाईक्यू सीरीज। अगर आप एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम इसमें सिर्फ ना ही थ्योरी करेंगे और ना ही सिर्फ पीवाईक्यू, हम दोनों का एक छोटा सा मिश्रण करके स्टार्टिंग में 5 से 6 मिनट का रिवीजन, साथ ही साथ पीवाईक्यूज आज तक जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड आए होंगे उनको हम कवर करेंगे। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी का एक ऐसा टॉपिक है जहां से एसएससी ने हर बार क्वेश्चंस पूछे हैं। पिछले 10 साल में वो 44 क्वेश्चंस आए हैं इस टॉपिक से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप एक नोटबुक और एक पेन ले सकते हो साथ में अगर पॉसिबल है तो, अदरवाइज अभी सुन लो और बाद में जब मैं ये पीडीएफ अपलोड करूंगी तो खुद से अटेम्प्ट करना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप ना आंसर्स खुद मार्क करना, अपने आप को मार्क्स देना, क्योंकि पहले टॉपिक भी हम कवर करने वाले हैं। चलिए पहले समझते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फीचर्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सैलिएंट फीचर्स क्या हैं? सैलिएंट फीचर्स का मतलब क्या होता है, पहले तो ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। सैलिएंट फीचर्स का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ है उसके अंदर कुछ अपनी खूबी होती हैं। ठीक है, उन खूबी को जानना होता है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी कुछ खूबियाँ होंगी। वो है लेंदीएस्ट, सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे लंबा, सबसे बड़ा क्यों है ये कॉन्स्टिट्यूशन? क्यों? क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो देश है, वो कितने लोगों से मिलकर बना है, कितनी जातियां हैं, कितनी प्रजातियां हैं। साथ ही साथ हमारे देश के अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। किसी का अलग डांस है, कहीं फोक डांसेज हैं, कहीं लैंग्वेजेस हैं। इसलिए सबको हम इक्वली रखना चाहते हैं। इस वजह से हमने लेंदियस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और सबको उतनी ही समानता दी है। ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, इसका मतलब होता है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अमेंड करना। अगर हम उसके अंदर कोई संशोधन करना चाहते हैं, उसको करना ना ही एक कुछ चीज़ों को संशोधन करना बहुत मुश्किल है और कुछ चीज़ों का संशोधन करना बहुत आसान है। तो इसका मतलब है हम दोनों ही चीज़ को लेकर चलते हैं। अगर कोई छोटी सी चीज़ है, छोटा मैटर है तो साथ के साथ कर दो। अगर कोई बड़ा मैटर हो गया है तो उसके लिए फिर हमें अलग तरीके से प्रक्रिया को फॉलो करना होता है, जो कि मैं आपको अगली वीडियोज़ में समझाऊंगी। फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। फेडरल का मतलब होता है कोई भी पावर है वो तीनों जगह इक्वली बटी हुई है। और यूनिटरी का मतलब होता है ऊपर सबसे ऊपर पावर है, फिर बची हुई नीचे है, फिर बची हुई नीचे है। इंडिया के पास दोनों ही सिस्टम है। दोनों सिस्टम कैसे हैं? हमारे पास तीनों चीज़ें हैं। स्टेट जो है वो सेंटर के ऊपर भरोसा नहीं, वो भरोसा कह रही हूँ, के ऊपर निर्भर नहीं करती, उनके पास अपनी भी पावर होती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें सिर्फ यूनियन के पास होती है, जैसे कि डिफेंस। अब ऐसा तो है नहीं हर स्टेट के पास अपनी अपनी आर्मी है, नहीं, आर्मी हर एक की नहीं है, यूनियन मैनेज कर रहा है। तो हमारे पास यूनिटरी भी है और फेडरल सिस्टम भी है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब होता है हमारे पास प्रेसिडेंट है, लोकसभा है और राज्यसभा है जो मिलकर पार्लियामेंट को बनाती है। हमारे यहाँ पर जो इलेक्शन होते हैं प्रेसिडेंट के, वो इनडायरेक्ट हैं। लोकसभा में जो लोग चुनकर आते हैं वो डायरेक्ट, और राज्यसभा में इनडायरेक्ट। इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जुडिशरी किसी के ऊपर निर्भर नहीं करती है, अपना फैसला सुनाती है, अपनी चीज़ें बताती है। और हमारे सुप्रीम कोर्ट को इसीलिए कहा गया है गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब पता होना चाहिए, मैं बता देती हूँ फिर भी। गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बताता है सबको, कि इंटरप्रेट करके कि किस तरीके से काम होना चाहिए, किस तरीके से नहीं होना चाहिए। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा तो है नहीं अब पैराग्राफ के पैराग्राफ लिखे हैं, नहीं, उसमें छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन दी गई है जिसे हम टाइम टू टाइम एक दूसरे को समझाते रहते हैं। वो काम करता है हमारा सुप्रीम कोर्ट। फंडामेंटल राइट्स मेंशन है हमारे उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। क्यों मेंशन है? ताकि उनका कभी उल्लंघन ना हो, उनका वॉयलेशन ना हो। हर एक के पास राइट्स हों, हर इंडिविजुअल के पास राइट्स हों, चाहे देश का नागरिक हो या नहीं हो। कुछ ऐसे राइट्स हैं जो सिर्फ नागरिक के लिए होते हैं, जो कि हैं हमारे 15, 16, 19, 29 और 30। ये सिर्फ नागरिकों को मिलते हैं, सिटीजन्स के लिए होते हैं। इसके अलावा सारे सबको मिलते हैं, क्योंकि हर इंसान को जीने का अधिकार है, हर इंसान को अपने लिए कुछ करने का अधिकार है, उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, वो अपने तरीके से जी सकते हैं। तो वो पहले ही हमने कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर दिया ताकि आगे चलकर दिक्कतें ना आएं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसका मतलब है कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हैं कि गवर्नमेंट आगे चलकर जब लॉज बनाए ना तो इन्हें देख कर बनाए, ताकि जो कुछ चीज़ें हम जब आज़ाद हुए थे हमारे पास इतनी सुविधाएं नहीं थी कि कुछ चीज़ों को हम तब लागू कर सकें। तो आगे चलकर जब हमारे देश में सुविधाएं आए, पैसा बढ़े हमारे देश के पास, तो उन चीज़ों को ला सकें जो कि हमारे देश को और आगे बढ़ाएंगी। सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब होता है कि हम सब, ऐसा नहीं है ना कि मैं दिल्ली की भी नागरिक हूँ और इंडिया की भी नागरिक हूँ, नहीं, मैं सिर्फ इंडियन हूँ। अब मैं देश में कहीं पे भी जाके रहूँ ना, मुझे पासपोर्ट की ज़रूरत है, ना ही मुझे वहाँ का एक अलग से रेजिडेंशियल लेने का ज़रूरत पड़ेगा। मैं पूरे देश में कहीं पर भी रह सकती हूँ।
तो मैं एक सिटीजनशिप से चलती हूँ, ठीक है। सेक्युलर स्टेट, स्टेट का अपना कोई धर्म नहीं है पर वो किसी और धर्म को रोकेगा भी नहीं। धर्म अपना कोई नहीं है पर वो किसी भी धर्म को रोकेगा नहीं, इसका मतलब होता है पॉजिटिव सेक्युलरिज्म, ठीक है। रूल ऑफ लॉ, लॉ जो है मतलब जो कानून है उसका राज है, ना कि गवर्नमेंट का या इंसानों का। जो रूल है वो गवर्नमेंट का नहीं होता है, वो लॉ का होता है। जो लॉज बने हुए हैं, जो कानून बने हैं, उनके तरीके से देश चलेगा, इंसानों के तरीके से देश नहीं चलता, ठीक है। चलिए अब कुछ कमेटीज देख लेते हैं। ये तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा है, अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट कमिटीज। ड्राफ्टिंग कमेटी सबको पता है, बी आर अम्बेडकर, सर को ही हम मानते हैं कि उन्होंने ही कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा है, उन्होंने ही अपने हाथों से उस चीज़ को बनाया है। उनका इतना दूर की सोच थी, इसीलिए आज कॉन्स्टिट्यूशन इतना स्ट्रांग माना जाता है इंडिया का, ठीक है। यूनियन पावर्स की कमेटी किसके पास थी? जवाहरलाल नेहरू। जितने भी यूनियन वाली चीज़ आ जाएंगी ना लिखी हुई यूनियन, वो 90% चीज़ें जवाहरलाल नेहरू के ही पास थी, ठीक है। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन, ये था ड्राफ्टिंग कमेटी। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन, इसके हेड थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। एडवाइजरी के लिए भी सरदार वल्लभ भाई पटेल। फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, जीवी मालवांकर, और ये वो हैं फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोक सभा। ये याद होना चाहिए, पेपर में आता है ये क्वेश्चन। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी गोपाला स्वामी। क्रेडेंशियल्स कमेटी अलादि कृष्णाम्य स्वामी अय्यर। एंड प्रोसीजर कमेटी, प्रोसीजर रूल्स, रूल्स कौन बनाते हैं? राजेंद्र प्रसाद। अगर आप रूल्स फॉलो करोगे तो आपको प्रसाद मिलेगा। इस तरीके से याद कर सकते हो कि बहुत सी चीज़ें हैं याद करने के लिए। प्रियम्बल के अंदर कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। मैंने इस तरीके से याद किया हुआ है, SOCDR, 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 ऐसे याद कर लेना। इनके मैं मीनिंग्स आपको जल्दी से समझा देती हूँ। सोवरन का मतलब है कि हम आज़ाद हैं, हम कोई किसी बाहर के देश के या किसी राज के नीचे दबे हुए नहीं हैं, हमारे पास खुद की आज़ादी है अपने खुद के डिसीजंस लेने की, ठीक है। सोशलिस्ट होता है, ये दोनों वर्ड्स हमारे कब ऐड हुए? ये लिखा ही हुआ है 42nd अमेंडमेंट से। सोशलिस्ट का मतलब होता है कि हर एक को अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी देश में, कोई भी चाहता है एंटरप्रेन्योरशिप करना वो कर सकता है। अगर वो आगे चलकर देश में कुछ चीज़ें लाना चाहता है अपने हिसाब से वो कर सकता है। सबको उतना ही अधिकार है कि वो उठ करके अपना कुछ काम करे, कर सकता है। सेकुलर का मतलब अभी मैंने 2 मिनट पहले ही आपको समझाया। सेकुलर का मतलब होता है हम, हमारे देश में किसी का कोई धर्म नहीं है देश का, लेकिन धर्म कोई भी किसी भी धर्म को फॉलो कर सकता है, ये होता है सेक्युलरिज्म। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। इसका मतलब है जो लोग चुने जाएंगे वो हमारे में से ही चुने जाएंगे, हमारे लिए चुने जाएंगे, और हम में से ही होगा, बाय द पीपल, हम ही चूज करेंगे, ठीक है। ये 3 चीज़ें ही याद रखना। रिपब्लिक का मतलब है हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड। हम रिपब्लिक हैं। रिपब्लिक का मतलब होता है हम इतने आज़ाद हो चुके हैं कि अब हम ना ऐसा नहीं करेंगे कि इनका है, इन ये बने पहले, फिर अब इनका बेटा बनेगा जी, फिर इनका बेटा बनेगा। हेड ऑफ द स्टेट होता कौन है वैसे? अगर आपने पीएम कहा ना तो गलत, ठीक है। ये होते हैं प्रेसिडेंट। हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं हमारे पीएम। जो हेड ऑफ द स्टेट है वो प्रेसिडेंट है और वो इलेक्ट होकर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नेहरू रिपोर्ट जो आई थी 1928 में। ये मैं क्यों पढ़ा रही हूँ? क्योंकि मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इसका बहुत बड़ा रोल है। इन्होंने, इन मोतीलाल नेहरू ने सबमिट करी थी। इन्होंने, हमने, हमारे देश में उस टाइम पर इतना हमें उम्मीद नहीं थी कि हम आज़ाद होंगे। हमारे पास ऐसा था बस हमें डोमिनियन स्टेटस दे दो। डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या होता है? हमें इतना दे दो कि आप हो यहाँ पे, आपका यहाँ पे क्राउन चल रहा है, मतलब आपके यहाँ, हमारे यहाँ पे रानी राज चल रहा है, पर जो नीचे की सरकार है वो यहाँ के लोग खुद बना करके काम कर लें, क्राउन रूल रखो, ठीक है। ये था, इन्होंने ही पहली बार बोला था फंडामेंटल राइट्स के लिए। इन्होंने बोला था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए। और अगर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं होती तो क्या होती? इसका ऑपोजिट क्या होता है? प्रेसिडेंशियल, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। ये हम ये जो रिपोर्ट आई थी नेहरू रिपोर्ट, ये किस चीज़ के बेसिस पे इंस्पायर हुई थी? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। हमारे पास ना दिमाग में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन चल रहा था, यूएसए की चीज़ें हमें पता थी कुछ कुछ, तो हम वहाँ से इंस्पायर हो रहे थे कि हमें ये सब चीज़ें चाहिए। फिर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने पास किया? जवाहरलाल नेहरू ने, 13 दिसंबर 1946। क्या ये डेट याद करनी ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। ये असेंबली में एक्सेप्ट हुआ 22 जनवरी 1947 में। इन्होंने हमें कॉन्स्टिट्यूशन के एम्स दिए और जो आगे चलकर क्या बना? हमारा प्रियम्बल।
नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एग्जाम के लिए। सॉरी, आज तक ये टॉपिक ऐसा होगा, मतलब आप सोच सकते हो कि इसी वाले में, एसएससी वाले में ही ये 44 टाइम्स पूछा गया है पिछले 8-10 साल में। यूपीएससी में, यूपीपीसीएस, हर एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्यों पूछा जाता है आखिर, इसमें इतना इंपॉर्टेंस क्या है? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एक ऐसी असेंबली थी, पहली बार ये डिसाइड हुआ कि हम आपस में से लोग चुनते हैं और हम लोग ना मिलकर बैठते हैं, बैठक करते हैं। उस बैठक में वो लोग आएंगे जो हर एक को चूज करेंगे। 10 लाख पे एक जन चुन के आएगा, 10 लाख लोगों पर एक जन चुनकर आ रहा है। ये बैठ करके मिलके सब कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कॉन्स्टिट्यूशन। और ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाना क्यों था? क्योंकि हमें पता था आगे चलकर हम आज़ाद होने वाले हैं, और इस टाइम पर तो श्योरिटी थी कि आज़ाद हो जाएंगे। तो ये असेंबली तैयार की गई, और तैयार करने के बाद इसमें ये डिसाइड हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या ऐड करना है, कितने लोग कहाँ से आ रहे हैं, कितनी रिप्रेजेंटेशन किसको देनी है, वो सब चीज़ें। और एक और चीज़ यहाँ पर मेंशन नहीं है, शायद मैं भूल गई हूँ, वो याद रखना ज़रूरी है कि किसकी रिकमेंडेशन पे ये बना था। कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। इस प्लान ने बोला था, ना ही सिर्फ प्रपोज किया था, इसने इम्प्लीमेंट किया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होना अब अनिवार्य है। ठीक है, ये याद कर लेना। पता नहीं मैंने मिस कैसे कर दिया। जब आपको नोट्स मिलेंगे ना, ये अपडेटेड मिलेगा, डोंट वरी। ठीक है, चलो अब मैं ये पढ़ लेते हैं। 292 प्रोविंसेस से आए, 93 प्रिंसली स्टेट्स से आए। प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स में अंतर पता है ना? नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। प्रोविंसेस का मतलब होता है जैसे आज के राज्य हैं, उस टाइम पर छोटे 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 कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनी होती हैं। जैसे अब हमारे यहाँ पे दिल्ली के अंदर 7 हैं, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, ऐसे करके 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनी हुई है ना। उसी तरीके से पहले जो छोटे 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 टुकड़ों में थे उन्हें प्रोविंसेस कहते थे। 93 प्रिंसली स्टेट, जहाँ पर राजाओं का राज था, वो 93 वहां से चुनकर आने थे, और 4 आने थे चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से। ठीक है, ये हो गया। अब 15 विमेन को भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिला ही। 15 के नाम याद करने ज़रूरी नहीं है, पर मेन थी सरोजिनी नायडू इसमें थी। ठीक है, लास्ट मीटिंग कब हुई? 24 जनवरी 1950। डेफिनेट सी बात है, 2 दिन बाद हमें इसे लगाना है भाई, तो 2 दिन पहले तक इन्होंने डिस्कशन सॉरी डिस्कशंस करे होंगे। ठीक है, और अडॉप्ट कब करा? 26 नवंबर को। और फोर्स में कब आया? 26 जनवरी को। ये याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, पर एक चीज़ याद रखने का मैंने जो ट्रिक बनाया हुआ है, पहले आप किसी को अडॉप्ट करते हो प्यार से। ठीक है, आपने कोई भी चीज़ को अडॉप्ट किया, किसी भी चीज़ को, जैसे आप अपने घर में कोई पेट भी लेकर आए हो, तो आपने पहले अडॉप्ट किया, आपको 1-2 महीने उस पर बहुत प्यार आएगा। फिर आप उस पर रूल्स फोर्स करोगे कि भाई तुझे भी ये रूल फॉलो करना है, बेड पे मत चढ़, ये मत कर, वो मत कर। तो पहले अडॉप्ट करते हैं हम, तो हमने पहले अडॉप्ट किया नवंबर में, और हमने उसे जनवरी में फोर्स में लाया। ठीक है, ये डेट्स याद करनी है, चलो याद करते हैं। फ्लैग अडॉप्ट कर लिया 22 जुलाई 1947 को। क्यों? क्योंकि हमें 15 अगस्त पे झंडा लहराना था ना, इसलिए हमने 22 जुलाई को कर लिया था। नेशनल एंथम, क्योंकि अब हमें 26 जनवरी को ये चीज़ें गानी थी, तो हमने उसे 2 दिन पहले इनको अडॉप्ट किया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन डे हम 26 नवंबर को मनाते हैं। क्यों? क्योंकि उस दिन ही अडॉप्ट हो चुका था। अडॉप्शन डे को ही हमने मेन माना। बर्थडे हम उसी दिन मनाते हैं ना जिस दिन हम अडॉप्ट कर लेते हैं। रूल्स भी अब उससे फॉलो करा रहे, वो नहीं याद रखते हैं इतना। ठीक है, उसे हमने रिपब्लिक डे की तरह भी याद करा। रिपब्लिक डे हम 26 जनवरी को क्यों मनाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इस दिन ही हमने 26 जनवरी 1930 में हमने स्वराज घोषित किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अब। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, उसमें जो लेजिस्लेटिव लिस्ट है वो 3 लिस्ट में डिवाइड है, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट। जो भारत के संविधान की विधायी विषय हैं उनमें 3 सूचियां बनी हुई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। क्या ये सही है? हाँ, ये सही है स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है जो वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स के लिए था उसे ट्रांसफर करके स्टेट से कॉन्करेंट में डाल दिया गया था, ये भी सही है। थर्ड बोल रहा है द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट ऑन द कॉन्करेंट लिस्ट। सिर्फ पार्लियामेंट बना सकता है? नहीं, पार्लियामेंट और स्टेट, राज्य भी बना सकती हैं। ठीक है, भारत का सांसद तो बना ही सकता है, लेकिन स्टेट्स भी, राज्य भी बना सकती हैं। इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। जहां पे भी 3 लिखा होगा ये गलत है, ये गलत है, 1 भी तो ठीक है, तो आंसर क्या हुआ इसका? 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सही तरीके से मैच्ड है आपस में? चलिए देखते हैं। जीवी मालवांकर को कमेटी दी हुई थी इसकी फंक्शंस की, चलो देखते हैं। बी आर अम्बेडकर हेड थे कमेटी फंक्शंस के, ये तो हमने कहीं ऐसा पढ़ा नहीं है।
गोपाला स्वामी जो थे उसमें चेयरमैन थे ऑर्डर ऑफ बिजनेस के, ऐसा तो हमने नहीं पढ़ा, हमने पहले पढ़ा था। के एम मुंशी जो थे वो लीडर थे फंडामेंटल राइट्स के, नहीं फंडामेंटल राइट्स तो के एम मुंशी के पास नहीं थी, ये तो हमें भी पता है, तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। फंडामेंटल राइट्स तो या तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास थे या जवाहरलाल नेहरू के पास थे, तो ये भी गलत है। अब जीवी मालवांकर का हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले कि इनको ये चीज़ मिली हुई थी, चेयरमैन को इनको कमेटी के फंक्शंस मिले थे, राइट, तो इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के क्रेडेंशियल्स कमेटी का हेड? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अलग अलग कमेटीज बनी थी ताकि सबको अपना अपना काम संभालना है, उनको हेड बना देते थे कि आप ये वाला काम संभालो, आप ये वाला काम संभालो, आप ये वाला काम संभालो। तो क्रेडेंशियल्स कमेटी थी एक। क्रेडेंशियल्स कमेटी का मतलब होता है जो कि चेक करता है कि साख समिति, साख है मतलब साख कौन चेक करेगा कि कौन सा काम जो हो रहा है वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, उस चीज़ के कमेटी के हेड बनाए थे, वो कौन थे? तो इसका आंसर क्या है? आपको आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो इट्स ओके। इसका आंसर है ए, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है। थर्ड है एडवाइजरी कमेटी के मेंबर। एडवाइजरी हमने वर्ड पहली ही स्लाइड में पढ़ा था कि एडवाइजरी कमेटी के हेड कौन थे, वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार जी से ना याद कर लो कि सरदार जी ने ही सारी बेस्ट एडवाइजेस दी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्वाज़ी फेडरल मतलब कि अर्ध संघीय रूपी में कौन सा, मतलब फेडरल तो है पर यूनिटरी ज़्यादा है। अभी हमने समझा था कि फेडरल और यूनियन का क्या मतलब होता है, एक बार मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ। फेडरल का मतलब होता है कि जो पावर है वो तीनों के पास अलग अलग बटी हुई है। ये यूनियन हो गया, राज्य वो जो हो गया बिल्कुल सेंटर, ये हो गया हमारा स्टेट्स, और ये हो गई हमारी पंचायत वगैरह लोकल। ठीक है, लेकिन यूनियन का मतलब होता है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो यूनियन के पास रहेंगी, इन दोनों के पास वो हिस्सा नहीं जाएगा। तो ऐसा इंडिया में दोनों ही चीज़ों को फॉलो करते हैं, इसलिए कहा जाता है कि जो इंडिया की फेडरलिज्म है ना वो थोड़ी सी यूनियन की तरफ झुकी हुई है, तो वो अर्ध संघीय है। तो इसका क्या मतलब है, ये किस लिए कहा जाता है, इसको कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो इसे अर्ध संघीय बनाता है? तो आप पढ़ते हैं ऑप्शंस। ऑप्शंस में दिया हुआ है कि पहले इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलती है हर स्टेट को। अगर इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल रही है इसका मतलब ये तो फिर गलत हुआ ना, उल्टी बात हो गई ये तो। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी गलत बात हो गई, ये तो दोनों चीज़ को फेडरल को ज़्यादा हेल्प करेगा। स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज एंड पावर्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, ये मुझे सही लग रहा है। ये एग्जिस्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये तो गलत है, ये तो फेडरल वाली चीज़ें हो गई ना तीनों। ये भी फेडरल का कैरेक्टर है, ये भी फेडरल का कैरेक्टर है, और ये भी फेडरल का कैरेक्टर है। आंसर होगा सी। इसका मतलब है कि जो पावर्स हैं वो थोड़ा सा, जो ये तराजू है ना, इसमें झुकाव किसकी तरफ ज़्यादा है? यूनियन की तरफ ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टम ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया डिवाइड्स पावर बिटवीन, जो फेडरलिज्म है, संघवाद है, वो व्यवस्था जो है वो किसके बीच में शक्तियों का विभाजन करती है? सेंट्रल और स्टेट के बीच में, लोकसभा राज्यसभा, प्रेसिडेंट और गवर्नर, या एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी? इन तीनों का तो कोई रोल ही नहीं है ना, तो आंसर है सेंटर एंड स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया टू बी अ सोवरन सोशलिस्ट सेक्युलर डॉक्टर। डीआर याद किया था ना, एस सो सी डी आर ये है, तो ये डिक्लेयर किया जाता है, इसमें से कौन सा जो था प्रीएम्बल से एंड में संशोधन के थ्रू ऐड किया गया है? आपको हमने ये बताया था फर्स्ट स्लाइड में, हमने ये रीड कर लिया था कि ये तीनों चीज़ें पहले से एडेड थी, हमने ऐड किया था इन दो शब्दों को, और साथ ही साथ ऐड किया था इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ नेशन। ठीक है, ये याद रखना। चलिए देखो, पेपर में ना क्वेश्चन सिंपल आते हैं पर हम वहाँ पर ना थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं और हम डर जाते हैं, इसलिए हमें वो पेपर डिफिकल्ट लगने लगता है। तो उस डिफिकल्टी को कम करने के लिए हम इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर रहे हैं, ताकि अगर ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं तो आप एग्जाम टाइम पर डरो नहीं और अच्छे से पेपर सॉल्व करके आओ। चलिए, चेयरमैन कौन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के? ये अगर आपको नहीं पता होगा ना तो -2 कर देना अपने मार्क्स में से, क्योंकि ये याद होना चाहिए आपको। BR अम्बेडकर। सरदार जी किसके थे? एडवाइजरी के लिए। राजेंद्र प्रसाद कब मिलता है? जब हम रूल्स फॉलो करते हैं, और जिसमें भी यूनियन आ जाता है वो कौन है? जवाहरलाल नेहरू, इसलिए हमारे फर्स्ट PM भी बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम मिनिस्टर, हु वॉज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इन द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया? जब हमारा देश आज़ाद हो गया था, इंडिपेंडेंट बना, हमने गवर्नमेंट बनाई थी, इंटरिम गवर्नमेंट, जो कि आगे चलकर 1952 तक रही थी, क्योंकि हमारे पास इलेक्शन कराने का इतना बजट नहीं था, सीधी सी बात है, और ना ही हमारा देश इतना ज़्यादा वास्तविक तरीके से अभी स्टेबल हो पाया था।
तो कौन थे वो जिनको होम मिनिस्टर की पदवी मिली थी? वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। एडवाइजर थे इसलिए उन्हें होम मिनिस्ट्री भी दे दी गई थी। चलिए, इंडियन काउंसिल एक्ट था जो 1892 का, उनके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, उनमें से बताना है हमें कि अगर करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। इट इज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द नंबर ऑफ ऑफिशियल मेंबर्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट लेजिस्लेटिव काउंसिल। सिग्निफिकेंटली, एकदम से तो सिग्निफिकेंटली मतलब बहुत ज़्यादा नंबर में तो नहीं बढ़ाया होगा, चलो फिर भी डाउट में है। इट एम्पावर्ड द लेजिस्लेटिव काउंसिल टू डिस्कस द बजट एंड एड्रेस क्वेश्चंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव। हाँ, ये हुआ था, राइट। 1892 में हमारे पास में एक पावर मिली थी हमें कि हम बजट पे क्वेश्चन कर सकते हैं। 1962 में जब 1861 में आया था, उसमें हमें बैठने की परमिशन मिली थी 3 लोगों को। वो 3 लोग कौन थे, नाम पता होना चाहिए। महाराजा थे, कहाँ के? बनारस के, पटियाला के, और सर दिनकर। मैंने दिनकर जी से याद किया हुआ है, दिनकर। इन 3 लोगों को बैठने की परमिशन मिली और 92 में आते आते उनको अब बजट पे डिस्कशन करने का मौका मिल गया था। ऑफिशियल मेंबर्स में इंडिया के मेंबर्स ऐड हुए थे? नहीं, ठीक है। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था डायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन तो कभी हुए ही नहीं थे हमारे देश में 1947 से पहले, तो ये भी गलत, तो ओनली 2। अभी मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि सब में गलती से ये लिखा आ गया है, आई एम सो सॉरी अबाउट दिस इनकन्वीनियंस, लेकिन जब आपको PDF मिलेगा ना तो मैं इसको अपडेट करके दूंगी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो गलत है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। इसमें लिखा हुआ है हेल्ड 12 सेशन ड्यूरिंग द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 12 सेशन हुए थे जब हुआ, हाँ जी 12 सेशंस हुए थे, ये याद रखना है। अब एक सेकेंड, हाँ 12 सेशन हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है इनकी 165 डेज में हुआ था। ये तो नंबर मुझे गलत लग रहा है क्योंकि 165 डेज तो नहीं थे, टाइम लगा था उन्हें कुछ 2 साल 11 महीने 18 दिन, 2 साल 11 महीने 18 दिन उन्होंने लिए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करने में। क्या वो टोटल 165 डेज थे? नहीं। कितने दिन थे? वो थे हमारे 114 दिन। ये याद रखना है आपको। कॉन्स्टिट्यूशन का जो सेशन था वो 9 दिसंबर 1947 को हुआ था। हाँ, इसी दिन तो हमने अडॉप्ट किया था कि हम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बना रहे हैं, और इस दिन हमने अपने यहाँ पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया था अपना फर्स्ट प्रेसिडेंट, ठीक है। तो 2 ऑप्शन गलत हो गया, जहाँ पे भी 2 दिख रहा है वो काट दो, तो इसका आंसर है A, ठीक है। चलिए, आगे क्वेश्चन आएगा कि फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बने थे एक दिन के लिए, नेक्स्ट डे कौन बन गया था, तो मैं आगे कवर करा दूंगी। अगर नहीं होगा तो मैं एंड में आपको बता दूंगी, मुझे याद रहेगा। इंडियन जुडिशियल सिस्टम के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। चलिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम बनाया है, मतलब जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, या हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, क्या ये किसी पे निर्भर करते हैं कि अगर हमें सरकार परमिशन देगी तो मैं काम करूंगा? यहाँ से परमिशन लेनी पड़ती है? नहीं ना, तो इंडिपेंडेंट है, तो ये ऑप्शन सही हो गया। इस सिस्टम में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटर को मस्ट नॉट रिस्ट्रेन द फंक्शनिंग ऑफ जुडिशरी इन सच अ वे दैट इट इज यूज अनेबल टू डिलीवर जस्टिस। क्या हमारे जुडिशियल सिस्टम में ऐसा लिखा हुआ है जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर हैं, मतलब जो हमारे पार्लियामेंट के लोग हैं, वो जाकर के उनको रोक दें कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को कि सुनो काम मत करो, ऐसा कर सकते हैं? नहीं, इसलिए वो इंडिपेंडेंट है। तो दोनों ऑप्शंस क्या हो गए? सही। चलिए, 13th क्वेश्चन बोल रहा है कि while praising the amending features of the Indian Constitution, this varieties amending process is wide but it rarely found। ये किसने कहा था? क्योंकि हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट है, जो संशोधन करने की प्रक्रिया है ना, वो इस तरीके से है कि कुछ पार्ट्स को आप इजीली अमेंड कर सकते हो। इजीली का क्या मतलब होता है? इजीली का मतलब होता है उसमें हमें सिर्फ सिंपल मेजोरिटी चाहिए, सिर्फ जितने लोग प्रेजेंट है ना उतने 50% उसको बोल देंगे तो वो हो जाएगा। तो ये एक सिंपल तरीका हो गया। दूसरा होता है स्पेशल मेजॉरिटी से होता है। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब है जितने लोगों की सीट्स है, 542 सीट है ना, इसमें से 2/3 के साइन चाहिए, इसमें से हमें 2/3 के साइन चाहिए, तभी जाकर होगा। और साथ ही साथ हमें स्टेट्स की भी परमिशन लेनी पड़ेगी, आधी स्टेट साइन करेंगी तो ही होगा। तो इसका मतलब डिफिकल्ट हो गया। तो ये वाला तो आसानी से हो सकता है, ये वाला नहीं हो सकता। तो ये हमने एक अच्छा खासा मैच बनाया हुआ है, ताकि ऐसा ना हो कि आज कॉन्स्टिट्यूशन में एक लॉ आया, कल को आधे लोग आए और आके उसको अमेंड करके चले गए। नहीं, इस तरीके की चीज़ें ना हो, इसलिए हमने दोनों चीज़ों का मिक्सचर करके एक अच्छा खासा सिस्टम बनाया है। तो ये पॉइंट किसने कहा था? ये हमें कहा था KC वेयर ने, ठीक है। चलिए,
ये यार ये याद करने की चीज़ें हैं, इसलिए मैं इसमें कुछ ज़्यादा बता नहीं सकती। मैंने प्रोसेस समझा दिया, नाम आपको याद करना पड़ेगा। स्टेटमेंट लिखी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में, वो देखते हैं कि वो सही है या गलत है। इसमें पूछा है नॉट करेक्ट। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नॉट करेक्ट। इट प्रोवाइड्स फॉर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। हाँ, अगर जो भी इंसान 18 साल से ऊपर की उम्र का है वो वोट दे सकता है, उसे ही तो कहा जाता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। सार्वभौमिक वयस्क मति धारक, मतलब जो 18 प्लस है वो ही वोट देगा, ये तो लिखा है। पर क्या हमें डुअल सिटीजनशिप मिलती है? आप यूपी के भी हो और इंडिया, अलग अलग कार्ड्स बने हैं आपके? नहीं ना, तो ये गलत है। तो पहला सही है, इसमें से पूछा है नॉट करेक्ट, तो सेकंड ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ फीचर्स दिए हुए हैं, इनकरेक्ट पूछा है। क्वेश्चन को जब भी पढ़ोगे ना ध्यान से पढ़ोगे कि इनकरेक्ट पूछा है करेक्ट पूछा है, तो इन्होंने इनकरेक्ट पूछा है। इसमें पूछा जा रहा है पहला क्वेश्चन, पहला पॉइंट है, कॉन्स्टिट्यूशन प्राइम मिनिस्टर को पावर देता है इमरजेंसी लगाने की। सच में प्रधानमंत्री के पास पावर है कि वो आपातकालीन को घोषणा कर दे? नहीं। किसके पास है? प्रेसिडेंट। सिर्फ प्रेसिडेंट हैं देश के जो कि क्या कर सकते हैं? आपातकाल मतलब इमरजेंसी को अनाउंस कर सकते हैं। रिजर्वेशन पॉलिसी इज देयर टू अपलिफ्ट द डिसएडवांटेजेस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। आरक्षण जो है वो नीति समाज के लिए, उन लोगों के लिए जो वंचित रह गए थे उन लोगों के लिए, हाँ जी, उनको ज़रूरत है ताकि उनके साथ जो भेदभाव हुआ था वो उससे बाहर निकल कर एक अपनी जीवन को अच्छे तरीके से जी सके, उन्हें ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिले। सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू का कोई वो नहीं है, मतलब जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है उसके पास न्यायिक समीक्षा की शक्ति नहीं है। गलत है। सुप्रीम कोर्ट के पास और हाई कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू की शक्तियां हैं। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है यूनिवर्सल एडल्ट, अभी तो करा हमने, 18 प्लस सबको अधिकार है वोट देने का। तो सही कौन कौन से हैं? 2 और 4 यहाँ पे लिखा हुआ है। इनकरेक्ट पूछा है, गलत मार्क मत कर देना, तो आंसर होगा 1 और 3। चलिए 16th क्वेश्चन पूछा गया है इनकरेक्ट। इनकरेक्ट का मतलब होता है कौन कौन से गलत हैं। अगर आप क्वेश्चन में इनकरेक्ट करेक्ट नहीं करके आओगे तो वहीं आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन में जरूर पढ़ लेना कि इनकरेक्ट पूछा है या करेक्ट पूछा है। पहला स्टेटमेंट दिया है कि फेडरल सिस्टम तो है, मतलब हमारी जो पावर है वो वर्टिकली डिवाइड हुई है इस तरीके से, यहाँ पे यूनियन को पावर मिली, यहाँ पे स्टेट्स को, और यहाँ पे हमारी लोकल सेल्फ मतलब पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज को। अगर अब ये लिखा हुआ है, क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में फेडरेशन शब्द मेंशन किया है? नहीं किया। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? जी हाँ, ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है। आर्टिकल 5 में लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, पार्लियामेंट बाय लॉ कैन क्रिएट अ न्यू स्टेट। आर्टिकल 5 में कैसे लिख सकते हैं? आर्टिकल 5 में तो सिटीजनशिप के बारे में बात होती है, सिर्फ स्टेट बनाने का 1 से 4 तक मेंशन है, तो ये नंबर घुमा फिरा के दिया है, इसलिए ये गलत हो गया। तो ये कौन सी चीज में मेंशन है? तीसरे के अंदर, ठीक है। थर्ड के अंदर मेंशन है कि हमारा जो संविधान है वो नई स्टेट बना सकता है, पार्लियामेंट, संसद को पावर मिलती है। ऑन द सब्जेक्ट्स इन द यूनियन लिस्ट ईच सब स्टेट लेजिस्लेचर कैन एनेक्ट लॉज फॉर द स्टेट। यूनियन लिस्ट लिखा है और लिखा हुआ है कि स्टेट लॉ बना देगी। संघ सूची है, उसमें जाकर के राज्य कैसे बना सकता है? ये तो क्वेश्चन ही गलत दिया हुआ है ना। इसलिए हम ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें आंसर सामने ही दिख जाएगा। बोथ पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर्स कैन पास लॉ ऑन कॉन्करेंट लिस्ट। जो कॉन्करेंट लिस्ट है, समवर्ती सूची है, उसके ऊपर संसद और राज्य दोनों बना सकते हैं। ये तो सही है। तो यहाँ पर देखो सही कौन से हैं, 1 और 4। पूछा क्या गया है? इनकरेक्ट। तो 1 और 4 ये वाला ऑप्शन तो गलत है, ये वाला ऑप्शन हमारा 2 और 3 सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 17th क्वेश्चन है। 17th क्वेश्चन में बोला है कि इन पे देखें और बताएं कौन सा सही है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का है वो अडॉप्ट हुआ 26 नवंबर 1949, यस। फोर्स में आया 1950, यस। कैसे याद किया था? पहले हमने अडॉप्ट किया, जिसका हम बर्थडे मनाते हैं एज अ कॉन्स्टिट्यूशन डे, फिर हमने उसको लागू किया, फोर्स में लाए, जिसे हम मनाते हैं रिपब्लिक डे, ठीक है। CR, अगर हम अल्फाबेटिकली भी चलें A to Z तो पहले C आता है फिर R आता है, तो हम इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो सही कौन से? दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। 18th में लिखा है सेक्युलरिज्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर है, जिसका क्या मतलब है? स्टेट डज नॉट प्रमोट एनी रिलीजन। हाँ, ये सही हो सकता है। स्टेट प्रमोट द रिलीजन ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी, ऐसा तो नहीं सुना हमने, राइट। स्टेट प्रमोट करता है मेजोरिटी का, ये भी नहीं सुना हमने। स्टेट कैन प्रमोट एनी रिलीजन, क्या स्टेट हमारे देश में प्रमोट कर सकता है किसी भी रिलीजन को? नहीं। इसका मतलब ए सही है। अब एक बार यहाँ पे समझ लो, सेक्युलरिज्म का मतलब होता है जो स्टेट है ना
उसका अपना कोई धर्म नहीं है। स्टेट मतलब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? राज्य की। राज्य के पास अपना कोई भी धर्म नहीं है। राज्य के पास अपना कोई भी धर्म नहीं है, ये धर्म के बिना है। लेकिन जो देश के अंदर धर्म को फॉलो करना चाहते हैं, जो लोग देश में रहते हैं, वो किसी भी धर्म को मनाना चाहते हैं, हम उसको परमिशन देते हैं। आप अलग मनाना चाहते हो, 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 मनाओ। स्टेट उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक है, ये होती है सेक्युलरिज्म। चलिए अब 19th क्वेश्चन करते हैं। आर्टिकल 2431 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट की वो लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन है। हमारे देश की ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडियन हिंदी या नहीं? इसका आंसर है यस, ये है, ये लिखा हुआ है। ठीक है। सेकेंड है दिस डिक्लेरेशन वॉज मेड इन द ईयर 1949। हाँ, ये भी सही है। तो हम इन दोनों को आंसर्स को यस मार्क कर देंगे। प्रियम्बल जो है हमारे देश का, जो भारतीय संविधान का प्रस्तावना देश को किसी धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। क्या हमारे प्रियम्बल के अंदर ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि हमारे देश का कोई धर्म नहीं होगा? हाँ, 42nd अमेंडमेंट से हमने ये शब्द को ऐड किया था। इन सेक्युलर स्टेट द गवर्नमेंट डज नॉट अपहोल्ड एनी रिलीजन एज द स्टेट रिलीजन। ये भी सही है। अभी तो हमने डिस्कस करा कि धर्म निरपेक्ष राज्य, किसी भी सरकार, कोई भी सरकार आ जाए, वो किसी भी धर्म को अपना धर्म नहीं बता सकती। ये भी सही है। तो इसमें आंसर हो जाएंगे बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 21, प्रियम्बल के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि क्या सीक्वेंस है। अभी हमने एक डिस्कस किया, ये आपको आनी चाहिए। इसका आंसर क्या होगा? सो इसका आंसर है एस, सो, सी, डॉक्टर, डी आर। तो इसका आंसर है ए। ठीक है। चलिए, नेशनल एंथम जनगण मन जो है वो हिंदी वर्जन में हमने अडॉप्ट किया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली 1950 में। अभी हमने डिस्कस किया था। इसका आंसर है 24 जनवरी 1950। पता है ना? ये पता होना चाहिए। 24 जनवरी को हमने अडॉप्ट किया था एज हमारा हिंदी वर्जन, नेशनल एंथम इसको मानेंगे। ठीक है। ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था बंगाली में, जिसका नाम है भरतो भोग्य विधाता। ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हो जाएंगे। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पास किया था। किस दिन किया था? ये हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। 13 दिसंबर 1946 में हमने इसको बोला था कि हम ये करेंगे। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को 13 दिसंबर नहीं, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कब एक्सेप्ट हुई थी, ये डेट भी हमने अभी डिस्कस की थी। वो डेट थी हमारी 9 दिसंबर। ठीक है। उस दिन हमारा ये अडॉप्ट हो गया था कि अब हमारे पास चाहिएगी, हमें अपना एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनानी है, क्योंकि हमें अपने देश को आगे ले जाना है। इसका आंसर है ओनली ए। नॉट अ बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा हमारा मूलभूत विशेषता नहीं है? पार्लियामेंट्री सिस्टम तो है, रिजिडिटी फ्लेक्सिबिलिटी भी है, लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ ये भी है, ड्रॉन फ्रॉम वन सोर्स, हमने तो बहुत सारे सोर्सेज से लिया है ना। 1935 वाला जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, फिर हमने यूएसए से अपने लिए फंडामेंटल राइट्स लिए, यूके से हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ली, आयरलैंड से हमने अपने लिए डीपीएसपी लिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लिए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हमने रशिया से अडॉप्ट करी। तो अलग अलग चीज़ें हमने अलग अलग जगह से ली हैं। ठीक है। तो इसमें हमारे फर्स्ट और सेकंड थर्ड तो गलत ही हो गया, डी। तो कौन सा सही नहीं है? ओनली डी। चलिए, अब तक मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ज़्यादा भगा कर नहीं पढ़ाया है, मैं आराम आराम से आपको पढ़ा रही हूँ और आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। अगर समझ नहीं आएंगी आप कमेंट में पूछ सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमसे पूछा गया है कि करेक्ट कॉन्टेक्स्ट क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन के संविधान के संदर्भ में कौन सी चीज़ सही दिखी हुई है। 3 मेजर ऑर्गन्स है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ये तो मुझे सही लग रहा है, ये तो मैंने बचपन से पढ़ा है कि 3 है, 3 उसके स्तंभ होते हैं, तो ये तो सही होगा। सेपरेशन होना चाहिए पावर्स को फॉलो करने का, कि क्या होना चाहिए? सेपरेशन तो होना चाहिए, ऐसा ना हो कि ये 3 है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। जुडिशरी इनके काम में दखलंदाजी कर रहा है, ये इनके काम में दखलंदाजी कर रहे हैं, पता चला देश बिल्कुल पिछड़ा पड़ा है, तो ये भी सही है। ऑल ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर इंडिपेंडेंट, क्या ये सच में सही है? सारे इंडिपेंडेंट है? नहीं। एग्जीक्यूटिव में से ही तो लेजिस्लेचर बन रहा है, लेजिस्लेचर में से ही तो एग्जीक्यूटिव बन रहा है, ये सारे इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है। तो ओनली 1 और 2। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं अब। के.एम. मुंशी जो हैं, उन्होंने बोला था कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसको डिस्क्राइब किया था कि ये पॉलिटिकल हॉरोस्कोप लिख रहे हैं। मतलब हमारे जो पॉलिटिकल हॉरोस्कोप का मतलब है, हॉरोस्कोप होता है जो हम सुबह न्यूज़पेपर में नहीं पढ़ते थे कि मेरे दिन में आज क्या होने वाला है, पूरे दिन क्या क्या रहेगा, वो। तो उन्होंने बोला था कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी है डिस्क्राइब करिए, वो पॉलिटिकल हॉरोस्कोप लिख रहे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का।
तो ये बात सही है। फिर इन्होंने बोला था आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल को आइडेंटिटी कार्ड तो बोला गया है, पर क्या ये इन्होंने बोला था? नहीं, ये बोला था पालकी वाला ने। मुझे पूरा नाम तो याद नहीं आ रहा है, पर उनका नाम पालकी वाला है ज़रूर। पी से प्रियम्बल, पी से पालकी वाला। इन्होंने बोला था जो कि हमारा प्रियम्बल है ना, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड है। बचपन में हमारे स्कूल का कार्ड बनता था ना, आई कार्ड, उस तरीके से। ठीक है, तो ओनली वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रियम्बल जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, व्हेन वाज द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड? अमेंड कब हुआ था? एक बार ही हुआ है आज तक अमेंड, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 19 एंड बताओ जल्दी से, 1976। इसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए थे, बहुत सारे संशोधन हुए थे। ठीक है, चलिए। कॉन्स्टिट्यूशन डे कब ऑब्जर्व करते हैं? हमने अभी किया था 26 नवंबर। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? पापा किसे कहते हैं? मतलब भारत संविधान का जनक कौन है, किसने बनाया है? अभी हमने सबसे पहले ही डिस्कस किया था, भीमराव अंबेडकर। इनकी वजह से ही जो कॉन्स्टिट्यूशन जिस तरीके से बना है, जिस तरीके से सबको सबका सोच करके बनाया गया है, वो इन्हीं के कारण है। इंडिया के नेशनल फ्लैग के बारे में हमने डिस्कस की थी कुछ चीज़ें, पर हम कुछ चीज़ें और जानना चाहेंगे क्योंकि पेपर में आई हैं। ठीक है, मैं ऐसे मनमर्जी से नहीं करा रही हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि जो पिंगाली वेंकैया थे, इन्होंने ओरिजिनल डिज़ाइन प्रेजेंट किया था रेड और ग्रीन कलर्स में महात्मा गांधी को 1921 के अंदर। ये आपको या मुझे भी याद नहीं होगा ऐसे तो। नेशनल फ्लैग अडॉप्ट हुआ था 22 ये पक्का सही है, ये तो पक्का सही है। हमने देखा था कि 15 अगस्त को झंडा लहराना था, तो इसलिए हमने जल्दी से 22 जुलाई को हमने इसे एक्सेप्ट कर लिया था। पर फर्स्ट वाला ये भी सही है। आई एम सो सॉरी। इन्होंने बोला था वेंकैया ने कि हमारा जो रेड और ग्रीन कलर दिखाया था इन्होंने, कि हमें इस कलर में बनाना चाहिए, लेकिन आगे आगे चल के डिज़ाइन किया गया और इस तरीके से हमने इसको बनाया। तो इसमें आंसर हो जाएगा बोथ 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीगल एडवाइजर कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हमारे लिए? वो थे बी.एन. राव। बी.एन. राव जो थे उनको एडवाइजर मानकर ही चले हैं हम। और एम.एन. रॉय कौन थे? चलो वो मैं आगे बताऊंगी, मैं बिना में बीच में कुछ भी घुसा रही हूँ, सॉरी। बी.एन. राव थे लीगल एडवाइजर, व्यक्तित्व को, संविधान को निर्माण करने वाले, संविधान सभा का विधिक सलाहकार। कॉन्स्टिट्यूशन के सलाहकार कौन है? बी.एन. राव। जो एडवाइजरी कमेटी थी उसके वो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन 32 क्वेश्चन कर रहे हैं अब हम। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का है वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था, इटैलिक स्टाइल में। चलो लिखा होगा डेफिनेटली, देखते हैं। ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्टेड दिस मच ऑफ वर्ड्स एंड दिस मच ऑफ पेजेस। देखो ये वर्ड्स, ये नंबर्स ना कोई याद नहीं करता है, और इन नंबर्स को चेंज करना मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन उठा करके पेस्ट करते हैं। तो अगर ऐसे कोई नंबर्स दिखते हैं ना एसएससी वाले एग्जाम्स में, उन्हें टिक कर दिया करो। ठीक है, कहीं ना कहीं तो तुक्के भी मारोगे ना। सारे कोई चीज़ें मैं आपको प्रमोट नहीं कर रही हूँ, पर ऐसे नंबर्स वाले क्वेश्चन में एक दो ही आते हैं, वो सही होते हैं। ये भी सही था। ठीक है, दोनों सही हैं, क्योंकि इसमें समझाने जैसा कुछ है नहीं, राइट। चलिए, ड्राफ्टमैन, चीफ ड्राफ्टमैन कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जिन्होंने डॉक्यूमेंट को तैयार किया था? वो थे एस.एन. मुखर्जी। ठीक है, जो व्यक्तित्व संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार, ड्राफ्ट्समैन कहा जाता है इनको। अभी तक हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्राफ्टिंग कमेटी में ही, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर। ठीक है, उसके बाद हमने देखा एडवाइजर भी हैं इनमें। एडवाइजर कौन है? बी.एन. राव। अब थर्ड चीज है, चीफ ड्राफ्ट्समैन कौन है? बनाने वाले इसको कौन है? वो है हमारे एस.एन. मुखर्जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्जन जो था वो ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था, भारतीय विद्या भवन 1938 में लिखा गया था। ये आंसर, इसका क्या आंसर है ये हम देखते हैं। पहले सेकंड स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं। जे.बी. कृपलानी थे, प्रेसिडेंट थे आईएनसी के इंडिपेंडेंस के टाइम पे। हाँ ये सही है, जब 1947 वाला कॉन्स्टिट्यूशन का हमारे आईएनसी का सेशन हुआ, उसके हेड जे.बी. कृपलानी ही थे, और हिंदी वर्जन ही 1938 में भारतीय विद्या भवन में लिखा गया था। ठीक है, चलिए थोड़े से क्वेश्चंस रह गए हैं, जल्दी से हम इनको सम अप करते हैं। अब स्ट्रक्चरल पार्ट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमने 1935 से डिराइव किया है। हाँ ये सही है,
1935 ने हमें बहुत तगड़ा एक बेस दिया था अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का। एक्ट ने प्रोवाइड किया था पावर्स को डिवाइड करना सेंट्रल और यूनिट के थ्रू, फेडरल, प्रोविंशियल एंड कॉन्करेंट लिस्ट। हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ही ऐसा एक एक्ट था जिसने हमें ये बताया था कि आपका जो फ्रेमवर्क है किस तरीके से आपको उसे लिखना चाहिए, वो भी हमने यहीं से लिया। किस तरीके से 3 लिस्ट बननी चाहिए वो भी हमें यहीं से मिला है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। यहाँ लिखा है कि विच इज नॉट अ यूनिटरी फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नॉट अ फीचर, फीचर्स कौन कौन से होते हैं यूनिटरी के? यूनिटरी का मतलब होता है कि जो पावर्स हैं वो यूनियन के पास ही रहेंगी, एक ही जो चीज़ है वो सिटीजनशिप एक ही रहेगी। तो इस तरीके से होता है। ठीक है, मैंने आंसर ही बता दिया। वैसे नहीं, आपको अभी अभी ऐसा लग रहा होगा। नॉट अ फीचर, अगर जो हम देखते हैं इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, इसका मतलब है यूनियन के पास पावर है, फिर उसके नीचे सबऑर्डिनेट हमारे हाई कोर्ट है, फिर उसके सबऑर्डिनेट हमारे जुडिशियल कोर्ट हैं। तो इसका मतलब ये तो यूनियन फीचर है। सिंगल सिटीजनशिप भी यूनियन फीचर है। गवर्नर, अगर हम प्रेसिडेंट अपना एक एजेंट बना करके गवर्नर को स्टेट में लगा रहे हैं तो ये भी यूनियन फीचर है। तो बाय कैमरल लेजिस्लेचर हमारा यूनियन फीचर नहीं होगा। इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवीजन ऑफ पावर, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, फेडरल फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। अभी तो हमने देखा कि हाँ यही सब चीज़ें होती हैं तभी तो फेडरल फीचर्स बनते हैं, तो ये सही हो जाएगा। ऑल इंडिया सर्विसेज फेडरल फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ऑल इंडिया सर्विसेज जो है वो यूपीएससी के थ्रू जो लोग इलेक्ट होकर मतलब सेलेक्ट होके जा रहे हैं वो डायरेक्ट स्टेट्स में जा रहे हैं। सेलेक्ट कौन कर रहा है? यूनियन। जा कहाँ रहे हैं? स्टेट्स में। तो ये तो यूनियन की चल रही है ना, तो ये तो फेडरल फीचर नहीं हुआ, ये तो यूनियन का फीचर हुआ। तो इसका आंसर है ओनली 1। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो आई थी उसने कॉमनवेल्थ को 1947 में अमेंड किया था। एक्चुअल में क्या हुआ था ना कि एक सभा बनी हुई थी कि कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स जो होते थे, एक कॉमनवेल्थ की टीम बनी हुई थी और ये सब ना रानी को ही अपनी रानी मानते थे। देश में चलता अपना सब कुछ था लेकिन रानी की भी के लिए हम रिपब्लिक नहीं हो पाते। लेकिन हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी ना उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि हमें जो है ना अपनी अलग से चीज़ें करनी है। हमें नहीं चाहिए कि हम कॉमनवेल्थ का हिस्सा रहें। हम कॉमनवेल्थ का हिस्सा नहीं रहे, पर कॉमनवेल्थ गेम्स को हमने रेटिफाई करा। इस तरीके से हमने उनसे कहा कि हम आपका हिस्सा बनना चाहते हैं लेकिन आपकी हम राजा फॉलो नहीं करेंगे, सिर्फ गेम्स वगैरह का हिस्सा रहेंगे। ठीक है, इस तरीके से याद करना। तो 1947 में नहीं हुआ था, 49 में हुआ था। ठीक है, हमने नेशनल एंथम जनवरी 1950 में किया था। यस, जैसे आप देखोगे आपको याद आना चाहिए 24 जनवरी 1950, क्योंकि 2 दिन बाद हमें इसे गाना था। नेशनल सॉन्ग भी उसी दिन हुआ था, तो ये गलत हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने नेशनल फ्लैग 1949 में किया था? नहीं, हमें 22 जुलाई को ही कर लिया था। क्यों कर लिया था 1947 में? क्योंकि 15 अगस्त पे लहराना था ना। तो इसका आंसर होगा करेक्ट में ओनली बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीमेल्स कितनी थी? 15। ये मैं इसलिए जल्दी जल्दी करा रही हूँ कि ये ईजी क्वेश्चन हैं। बी पटाभी सीतारमैया जो थे वो चेयरमैन थे हाउस कमेटी के कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो बनी थी। चलो ये देखते हैं ये थे या नहीं थे। वैसे अगर आपको याद होगा तो हाउस कमेटी के मेंबर कौन थे? जीबी मालवांकर। ये चीज़ें ना आप बार बार रिपीट करोगे तो याद हो जाएंगी। अब PYQs करने का यही मतलब है हमारा। AV ठक्कर वॉज द फाउंडर ऑफ भील सेवा मंडल। जी हाँ, ये याद कर लेना। इसका आंसर है ओनली बी। जीवी मालवांकर के ऊपर फिर से एक क्वेश्चन है कि चेयरमैन वो किस चीज़ के चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में? तो अभी हमने देखा था कि एडवाइजरी के लिए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑर्डर ऑफ बिजनेस के भी सरदार वल्लभ भाई पटेल, एडॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग ये थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो कमेटी ऑन द फंक्शंस ये हमने देखा था जो 2 हाउसेस के फंक्शंस होंगे उन्हें मैनेज करना काम था जीवी मालवांकर का। तो आंसर हो गया बी। टोटल मेंबरशिप कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की 389 थी। हाँ जी। 93 मेंबर्स प्रिंसली स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे। हाँ जी, तो आंसर हो गया बोथ 1 और 2। मैंने कहा था ना नंबर्स वाला जो होता है ना, ये मैंने SSC के बहुत सारे PYQs का एनालिसिस किया है जो आगे वीडियोज आएंगी सारी, तो उसमें नंबर्स में ना ऑलमोस्ट सही जाते हैं 99%। चलिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने साइन किया था कॉन्स्टिट्यूशन को किस दिन? इसका मतलब अब ये भी हो सकता है कि साइन करने का मतलब हम अडॉप्ट से रखें या एनफोर्स से रखें। इसका मतलब है एनफोर्स। ठीक है, एनफोर्स हुआ था जिस दिन, तो जिस दिन एनफोर्स होना था उस टाइम पे किया गया, 24 जनवरी 1950। ठीक है, ये याद रखना। हमें एनफोर्स करना था 26 जनवरी को, तो उससे पहले परमिशन ली गई थी सबसे कि आप सब रेडी हो इस चीज़ से कि हम इस चीज़ को फोर्स में लाने वाले हैं, मतलब हर इंसान को इसे पालन करना पड़ेगा।
24 जनवरी को इस पे साइन किया था सारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने। मोतीलाल नेहरू चेयरमैन थे। 8 एंड अदर कांग्रेस लीडर ड्राफ्ट द कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर इंडिया। किस ईयर में मोतीलाल नेहरू ने एक कमेटी बना ली थी अपने साथ, और उनके साथ 8 लोग और थे कि अब हमें ना अपना एक वो बनाना है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन लिखना ही है अपने देश के लिए डोमिनियन स्टेटस के साथ। डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है हमें सिर्फ आज़ादी मत दो, हमें इतना दे दो कि अपने देश की चीज़ें हम चला सकें। ऊपर हमारे ऊपर क्राउन हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम नीचे जो सारी सिस्टम है वो पावर हमारे हाथ में होगी। इस चीज़ के साथ उन्होंने कौन से ईयर में किया था? 1928 में। आज के इस टॉपिक के क्वेश्चंस डन हो चुके हैं। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल था। अच्छे से रिवाइज करो इसको, जितना रिवाइज करोगे उतनी चीज़ें हेल्प करेंगी। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। जो चीज़ें गलत हो गई हैं, सारी चीज़ें गलत मेंशन हो गई हैं, ये चेंज होकर मिलेगा। अच्छे से रिवाइज करो। ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू सून।